डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हर किसी को दोस्त की ज़रूरत तो होती ही है, जैसे मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत थी, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता था। मेरी उम्र 13 साल थी, लेकिन अब तक मैं कोई दोस्त बना ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं जाता था। घर में ही मुझे मेरी माँ पढ़ाया करती थी, और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती दोपहर को मैं खेतों में चला जाता अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए। मैं अपने पिता से हमेशा पूछा करता था, पिताजी हम इतना अकेले क्यों रहते हैं? गांव से काफ़ी दूर खेतों के बीच हमने एक घर क्यों बनाया हुआ है? सबके घर तो वो गांव के बीच है ना, वहाँ कई लोग हैं और उनके साथ मिलने जुलने का मौका भी मिलता है। लेकिन यहाँ से गांव जाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है और आप किसी से बात भी नहीं करने देते। मेरे पिता बस मुझे समझा दिया करते थे कि गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। लेकिन अब मैं अपने पिता से बहस करने लगा था। उम्र मेरी बढ़ने लगी थी, दोस्त मेरा कोई बन नहीं रहा था, इसीलिए मैं गुस्सा कई बार अपने पिता पर निकाला करता। खेतों में काम करते वक्त थोड़ा थोड़ा काम मैं खराब करता। मेरे पिता डांटते तो मैं उन्हें सीधा सीधा जवाब देता कि मैं अकेला तो रहता हूँ, इस उम्र में मेरे दोस्त नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? आप ना तो गांव में मुझे जाने देते हैं, ना किसी से मिलने देते हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं अकेला ही रहूं? मेरे पिता ने उस समय खेत में बिठाकर मुझे पूरी सच्चाई बताई थी कि हमने उस गांव को क्यों छोड़ा था। मेरे पिता बताने लगे कि लगभग 8 से 9 साल पहले हम उस गांव के एक छोटे से घर में रहा करते थे। यहाँ पर हमारे बड़े खेत थे, वहाँ से हम काम के लिए यहाँ पर आया करते थे। लेकिन गांव वाले हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, इसीलिए हमें गांव छोड़ना पड़ा और यहाँ आकर इज्जत की ज़िंदगी जीनी पड़ी। खेतों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं। रहना तो हमें यहीं पर होगा। ज़मीन हमारी यहीं पर है, इसे बेच भी नहीं सकते, कोई खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए यहीं पर हम खेती करते हैं और अपने घर में रहते हैं। मैंने अपने पिता से कहा, तो मैं कभी कभी गांव जा सकता हूँ ना, वहाँ कुछ दोस्त बना सकता हूँ ना। मेरे पिता समझाने लगे, देखो किसी कारण वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम समझ सकते हो। जब तुम उनसे मिलने लगोगे वहाँ लोगों को पता लगने लगेगा, वो तुम्हें नापसंद करने लगेंगे। मैंने भी बचपन में बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो सब सहो। मैं पिता की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैं पिता को समझाने लगा, बस कुछ समय के लिए मैं बस गांव में जाया करूंगा, शाम के वक्त कुछ दोस्त बनाने की कोशिश करूंगा, उनके साथ खेलने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं बिल्कुल अकेला घर में रहता हूं, आपसे ही बातें करता हूं, कुछ तो मौका दीजिए। मेरे पिता मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। मैंने पिता की बात बिल्कुल नहीं मानी और वो शाम मैं सीधा गाँव की तरफ निकला था। गाँव पहुँचने के बाद सब कुछ अलग अलग सा, सब कुछ नया नया सा। हमेशा इस गांव में मैं अपने पिता के साथ आया करता था, उनके बिल्कुल साथ लिपटा हुआ। यहाँ कई लोग थे जो ताने मारा करते थे और मैं अपने पिता से पूछा करता था, वो हमें ताने क्यों मार रहे हैं? पिता जवाब नहीं देते। यहाँ हम कुछ सामान लेने के लिए आए होते, सामान लेकर यहाँ से सीधा निकल लेते। इस बार मैं अकेला यहाँ पर आया हुआ था और मैं वो बाजार में नहीं जाने वाला था। मुझे लगा था मैं हम उम्र बच्चों को ढूंढूंगा, उनसे मिलूंगा, बातें करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कोई स्कूल जाता है या नहीं, या उन सबको भी उनकी माँ ही पढ़ाती है। मैं गांव में गया, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं उनके साथ खेलने लगा। उन्हें ज़रा भी पता नहीं था कि मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन कुछ समय वो मेरे साथ खेलते रहे और उनमें से एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया। वो लड़का मुझसे झगड़ने लगा और कहने लगा, तुम हेराल्ड के बेटे हो ना?
मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं हेरोल्ड का बेटा हूँ। फिर वो कहने लगा, लेकिन तुम गांव में नहीं आ सकते, तुम गंदे लोग हो, हमारे साथ कैसे खेल सकते हो। वो मुझे नीचा दिखाता गया। बाकी बच्चे भी उसके साथ हो गए, मुझसे दूर। अब कोई भी मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। रात के वक्त मैं रोते हुए घर आया था। माँ ने मुझे समझाया, कोई बात नहीं, बच्चों में कई बार झगड़ा हो जाता है, दोबारा कोशिश करके देखना। मैं कई दिनों तक गांव में जाता रहा, नए दोस्त बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब उन्हें मेरी सच्चाई का पता चलता कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे पिता का नाम क्या है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, जैसे हमसे कोई दुश्मनी हो, पूरे के पूरे गांव वालों की। इसीलिए मैं रोता रोता वापस आता और 10 दिनों में मैंने ठान लिया था, अब दोबारा मैं गांव में नहीं जाऊंगा। वहां मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब लड़के मेरी बेइज्जती करते हैं, लड़कियां मुझ पर हंसती हैं, कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। फिर से मैं अकेला हो गया था। हर रोज की तरह मैं दिन के वक्त माँ के पास पढ़ता, दोपहर को पिता के पास चला जाता। लेकिन अब निराश सा रहने लगा था। पहले आंखों में उम्मीद हुआ करती थी, अब वो उम्मीद भी जैसे छिन चुकी थी। लेकिन फिर मेरे पिता ने कहा, खेतों में तुम काम जरूर करते हो, लेकिन अब फसल की कटाई का समय है, तुम्हारे काम की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। वो पीछे वाले खेत का जो हिस्सा है ना, वहाँ कई पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर तुम जाकर खेल सकते हो, अपना छोटा सा घर बनाने की कोशिश करो, कुछ भी कर सकते हो, खेलो वहाँ पर, अपने लिए अलग दुनिया बना सकते हो तो बनाओ। अपने पिता की बात सुनकर मैं उस तरफ गया था। एक बड़ा खेत जहाँ कई पेड़ लगे हुए थे और आगे के कई ऐसे हिस्से थे जो हमारी ज़मीन नहीं थी, वहाँ भी घने पेड़ थे, कह सकते हो छोटा सा जंगली इलाका। मैं अपने ही खेत में था, पेड़ों को झांकते हुए, ज़मीन पर से मिट्टी को उखाड़ते हुए। करूं तो करूं क्या। फिर मुझे लगा यहाँ खेलने के लिए कुछ बनाता हूँ ना, कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं अकेला खेल पाऊँ। धीरे धीरे कुछ दिनों तक वहाँ मैंने एक छोटा सा घर बनाया। जो लकड़ियाँ मेरे पास थीं, उन लकड़ियों को इकट्ठा करके मैं घर बना चुका था। उसके बाद मुझे लगा मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या मैं किसी को यहाँ लेकर आऊँ। लेकिन गांव में जाऊँगा, हर कोई मेरा तिरस्कार करेगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं यहाँ लेकर किसको आऊँगा, इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ। मैं कई पंछियों को पकड़ा करता, वहाँ कई खरगोश जो खेतों में आ जाती, मैं उन्हें पकड़ लेता। एक ऐसे ही खरगोश को मैंने पालतू बना लिया था। जब वो छोटा बच्चा था तब मैंने उसे पकड़ लिया और 2 महीनों में वो बड़ा हो गया और मैं उसे खिलाया करता। वो दोस्त की तरह मेरे करीब आ जाता। चाहे कोई इंसान दोस्त ना बना हो, लेकिन एक खरगोश तो मेरा दोस्त बन ही गया है ना। एक दिन मैं उसी खरगोश को अपने कंधे पर बिठाकर उस गांव की तरफ गया था। मुझे लगा था अब उन बच्चों को दिखाऊंगा, उनके दोस्त ज़रूर इंसान है, मेरा दोस्त तो खरगोश है ना, कितना सुंदर खरगोश है। गांव में दोपहर के वक्त गया था और उस ग्राउंड में अकेला बैठा हुआ था। मैं अपने खरगोश के साथ खेले जा रहा था। वहाँ कुछ बच्चे मेरे पास आना चाहते थे, लेकिन बाकी बड़े बच्चे मेरे पास उन्हें आने नहीं दे रहे थे। कुछ को खरगोश पसंद थे, वो बस उस खरगोश को पकड़ना चाहते थे। वहाँ धीरे धीरे कई बच्चों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा हो रहा था कि खरगोश को हाथ लगाना है या नहीं लगाना है, लेकिन उस झगड़े में बड़े लोग आ जाएंगे, मुझे ये पता नहीं था। वो मुझे डांटने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हो, तुम तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं और हेरल्ड के बेटे हो ना, तुम तो बिगड़ैल होगे, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए, तो बच्चों को बिगाड़ दोगे। मैं भी झगड़ा करने लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पिता इतने तो अच्छे हैं, तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ कुछ बुरा किया होगा तभी हमें यहाँ गांव छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मुझे पीटा और मेरे खरगोश को पकड़ लिया। उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने मेरे खरगोश की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला था। मुझ पर गुस्सा निकाल नहीं सकते थे, लेकिन खरगोश पर गुस्सा निकाला और उसे मार डाला। मेरे अंदर तन्हाई इस तरह छा गई थी कि मैं रोता रोता घर की तरफ गया था। वो दिन, वो सफ़र कितना लंबा लग रहा था। मेरा दोस्त मुझसे छीन लिया गया था और आगे आने वाले दिनों तक मैं बहुत निराश रहा। मैं उस ज़मीन पर जाता ही नहीं जहाँ मैंने छोटा सा घर बनाया हुआ था। मुझे अपने खरगोश दोस्त की याद आती। वहाँ और भी खरगोश थे, लेकिन अब मैं किसी खरगोश को पालतू बनाना नहीं चाहता था।
मुझे लग रहा था मेरे कारण उसकी मौत हुई है। हो सकता है मैं किसी और खरगोश को पालतू बनाऊं और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। एक दिन जब मैं घर में था, मेरी माँ ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। कोई पुराना सामान निकालने वाली थी वो, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे अपनी पुरानी गुड़िया दिखाई जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। वो गुड़िया काफ़ी अच्छी थी। मैंने माँ को कहा, माँ मुझे ये गुड़िया दे दो, मैं भी खेल सकता हूँ। माँ ने कहा, तुम तो लड़के हो, लड़के गुड़ियों से थोड़े ना खेलते हैं। तुम्हें कोई लड़की ऐसी गुड़िया नहीं चाहिए, कुछ और जो अच्छा हो, जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता हो। ऐसी कोई ना कोई सुपर हीरो डॉल मैं तुम्हारे पिता को कहूँगी, वो तुम्हें ला कर देंगे। मैं अपने पिता के पास जाकर मांगने लगा, सुपर हीरो डॉल, पापा मुझे सुपर हीरो डॉल ला दो। मेरे पिता अगले 5 दिनों तक कहते रहे कि ला कर दूंगा, ला कर दूंगा, लेकिन एक दिन मैंने उनके मुंह से ये सुन लिया माँ से बात करते हुए, इस बार फसल बहुत ज़्यादा खराब हुई है, हमारे पास खर्च करने के लिए रकम बहुत कम है। अब वो सुपर हीरो डॉल मैं शहर से लेकर आऊँगा, वो काफ़ी महंगी होती है। इसे कह दो कि सुपर हीरो डॉल की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया था, जिसके बाद मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी सुपर हीरो डॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही डॉल बना लूँगा। मेरे पिता खुश हो गए थे और पिता की खुशी मुझे और भी अच्छी लगी। मैं उसी ज़मीन पर गया और सोचने लगा, मुझे कोई ऐसी डॉल खुद बनानी होगी जो काफ़ी अच्छी होगी। वैसे भी खेतों में ऐसे बड़े बड़े स्कैरक्रो बनाए जाते हैं ना, जो कौवों को डराने के लिए, चिड़ियों को डराने के लिए लगाए जाते हैं। मैं भी कोई ऐसा ही स्कैरक्रो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन छोटा, जिसके साथ खेला जा सके और खेतों में इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले मुझे लकड़ी चाहिए थी, लेकिन कोई साधारण लकड़ी नहीं। मैं जंगली इलाके में गया अच्छी वाली लकड़ी ढूंढने के लिए। वहाँ मुझे लाल रंग का पेड़ मिला। उसकी लाल लकड़ी बड़ी सुंदर थी। जैसे हमारे शरीर में खून होता है, हड्डियाँ भी थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती हैं खून से, वैसी लकड़ी जिससे मैं ढांचा बना पाऊँगा, हड्डियों का ढांचा, और उसके ऊपर कुछ लगाऊंगा, अच्छी वाली डॉल बनाऊंगा। मैं वो लकड़ी लेकर सीधा अपने उस छोटे से घर में आया। उस लकड़ी को छोटी छोटी कीलों के जरिए एक ढांचे का रूप दे चुका था मैं, लेकिन दिखने में वो एक छोटा क्रॉस लग रहा था, ना कि कोई डॉल। अब उसके ऊपर चमड़ी भी तो चढ़ानी होगी। चमड़ी चढ़ाने के लिए मुझे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। खेतों से निकलने वाली घास, क्या मैं उसे उस डॉल पर लगा सकता हूँ? सबसे पहले मैंने वो घास लगाई जो कि हरे रंग की थी, बड़ी अच्छी लग रही। लेकिन अगले दिन जब मैंने उस ढांचे को देखा, वो घास सड़ चुकी थी, हरे रंग की नहीं रही थी, अब तो जैसे गल सी गई थी। तो मैंने उस घास को उतार दिया। फिर मैं सोचता रहा, इस पर चढ़ाऊं तो क्या चढ़ाऊं। मुझे कई पुराने कपड़े मिले, थोड़े थोड़े कपड़े चढ़ाता, उसके ऊपर मैं पेड़ों की छाल लगाता, चिपकाता गोंद के जरिए। लगभग 1.5 महीना लगा था मुझे। मेरे पास जो भी अच्छी चीज़ आती मैं उस डॉल पर लगाता। वो स्कैरक्रो बड़े आकार का बना था, लगभग 4 फुट का। मैंने उसकी आंखें भी सोच रखी थी कैसी बनाऊंगा। आंखें बनाने के लिए मुझे बड़े बड़े पत्थर चाहिए जो जंगली इलाके से आगे नदी के पास मिलते हैं। वहाँ से अच्छे वाले 2 पत्थर चुन कर लेकर आया था। इस तरह मैंने वो डॉल बनाई थी और मैं उसे पुकारा करता था, उससे बातें करने लगा था। वो मेरा दोस्त था। वहाँ छोटा सा खेत भी बनाया मैंने, जहाँ छोटी सी फसल लगाना चाहता था। मेरे पिता ने देखा और कहा, तुम यहाँ भी खेती कर रहे हो? घर तो अच्छा बनाया है, दिखाओ तो यहाँ और क्या क्या बनाया है। मैंने पिता को सब कुछ दिखाया, लेकिन वो छोटा स्कैरक्रो नहीं दिखाया। मैं अब उसे अपना दोस्त समझने लगा था। मैं जैसे ही पढ़ाई खत्म करता, सीधा वहां पर आ जाता, उससे बातें करने लगता, उसे बताता कि आज मैंने क्या पढ़ा है, आज मुझे क्या अच्छा लगा। गांव में भी कभी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम वहां जाओगे तो कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तुम मेरे दोस्त हो, मेरा पहला दोस्त, जो मेरी बातें सुनता है, मुझसे दूर नहीं जाता, मेरा तिरस्कार नहीं करता। समय बीतता जा रहा था। 4 महीनों तक मैं उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया करता, उसकी सफाई करता। जो लकड़ी की छाल थी ना, थोड़ी थोड़ी गल चुकी थी,
लेकिन जैसे चमड़े जैसी बनने लगी थी। उसे मैं पीठ पर टांग कर नदी के पास लेकर जाया करता, नदी में नहलाया करता, जिस कारण अब मुझे ऐसा लगने लगा था वो मेरा एक सच्चा दोस्त है, जिससे मैं बातें करता हूँ, उसके साथ घूमता हूँ, मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता। वो मेरी बातें सुनता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था वो सिर्फ मेरी बातें सुनता ही नहीं है, मुझे अब जवाब भी दे सकता था। उसके अंदर जो मैंने लकड़ी भरी हुई थी ना, गीली होने के कारण जैसे चिपचिपी हो गई थी, गोंद की तरह बिल्कुल मांस जैसी बन गई थी। मैंने जो उसका हाथ बनाया हुआ था, उसकी पूरी उंगलियां बनाई थी, उसके ऊपर एक ग्लव चढ़ाया हुआ था, बिल्कुल इंसानी शरीर जैसा उसको बनाया था। मैं जब नदी में उसे नहलाने वाला था, मैंने 2 पत्थर अच्छे अच्छे उठाकर उसके हाथ में रखे और उसको कहा, मेरे दोस्त ज़रा इन पत्थरों को संभाल कर रखना, कोई चुरा कर ना लेकर जाए, जब तक मैं नदी में नहा कर आता हूँ। जैसे ही मैं कपड़े उतारने वाला था, उसके हाथ से वो पत्थर नीचे गिरे, जिस कारण वहाँ आवाज़ हुई। जब मैं पीछे मुड़कर देखने लगा, मैंने देखा उसका हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ था। फिर मैं उसके पास आकर कहने लगा, अरे यार, ये क्या हाथ नीचे कर लिया? शायद वहाँ थोड़ी लकड़ी ढीली हो गई होगी, इस तरह हाथ नीचे की तरफ लटक गया होगा। मैंने ऊपर की तरफ किया, 2 छोटे लकड़ी के हिस्से फंसाए, उसके बाद पत्थर उस पर रखे और वैसे ही कहा, मेरे दोस्त इसे पकड़ कर रखो, मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ा सा मैं आगे गया, पीछे फिर से पत्थरों के गिरने की आवाज़ आई। मैंने देखा उसका हाथ फिर से नीचे की तरफ लटका हुआ, पत्थर नीचे गिरे हुए। फिर मैंने ध्यान दिया कि जो लकड़ियां मैंने उसकी कलाई पर फंसाई थी ताकि हाथ ऊपर की तरफ रहे, वो लकड़ियां भी जैसे थोड़ी दूर गिरी हुई। पास आकर मैं देखने लगा, अरे ये लकड़ियां तो हाथ के नीचे फंसाई थी ना, कलाई के रूप में, वो अपने आप यहाँ कैसे गिरी हुई हैं? फिर मैंने वो लकड़ियां अच्छी तरह से फंसाई। एक छोटा सा धागा था जो हाथ पर अच्छी तरह से लपेट डाला था। फिर 2 पत्थर उठाकर वो हाथ में रखे और उसे देखता देखता पीछे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये मेरी गलती थी, एक बड़े पत्थर में मेरा पांव फंसा, क्योंकि मैं पीछे देख नहीं रहा था। मेरी पूरी नज़र जैसे मेरे दोस्त उस डॉल की तरफ थी। मैं पीछे गिर गया पानी में, मेरे कपड़े थोड़े गीले हो चुके थे। खुद को झाड़ते हुए जब मैं उठा, मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। वो स्कैरक्रो, वो डॉल, उसका हाथ नीचे लटका हुआ, दोनों लकड़ियां नीचे गिरी, धागा नीचे गिरा और पत्थर भी नीचे गिरे हुए थे, जिसे देखकर एक बार के लिए मैं डर गया। मैं इसलिए डरा था, मुझे लगा ये हाथ अपने आप नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो मेरे स्कैरक्रो के हाथ को जानबूझकर नीचे की तरफ कर रहा है। कोई ना कोई तो है। मैं आवाज़ें लगाने लगा, कौन है यहाँ पर? कोई ना कोई तो है। देखो, मैं यहाँ पर नहाने के लिए आया हूँ, नहाकर जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं किसी को परेशान नहीं करने वाला। तुम जो भी हो, देखो मेरा नुकसान मत करो। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ नहीं नहाता, अपने स्कैरक्रो को लेकर चला जाऊँगा। नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे ना? वहाँ किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। बिल्कुल सुनसान जगह थी। यह नदी, यहाँ पर कोई नहीं आता था। इस नदी के आगे वाले हिस्से में शायद गांव वाले आते हों, लेकिन ये हमारी ज़मीन के करीब था, यहाँ पर तो कोई बिल्कुल नहीं आता होगा। मेरे पिता ने मुझे साफ साफ बताया था। लेकिन क्या सच में यहाँ पर कोई मौजूद है? मैं ऐसा डरा था कि मैं अपने उस स्कैरक्रो को उठाकर भागा वहाँ से। वो थोड़ा भारी था, उसका वज़न 15 किलो था, लेकिन फिर भी मैं 13 साल का था और 15 किलो वज़न कंधे पर उठाकर इतनी तेजी से भागना आसान नहीं होता। जब आपको लगे आपका कोई पीछा कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भाग भाग कर मैं अपने उस घर तक पहुंचा था। मैं वो पत्थरों को वहीं पर छोड़ आया था। वो स्कैरक्रो यहाँ पर लेकर आया और मैं उससे बात करने लगा। मेरे दोस्त, अब मुझे लगा था कोई तुझे मुझसे छीन लेगा। इससे पहले मेरा वो दोस्त, वो खरगोश, वो मारा जा चुका है। मुझे लगा वो तुझे भी फाड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बातें ही सुनते हो, जैसे वो भी किसी को पसंद नहीं। वहाँ मुझे लगा कोई जानबूझकर तुम्हारा हाथ हिला रहा था।
कैसे हो सकता है ये? कैसे? वो कहाँ छिपा होगा? तभी मैंने वो स्कैरक्रो का हाथ देखा, जो कि पहले ढीला था, अब सख्त हो चुका, उंगलियां अपने आप ऊपर की तरफ मुड़ी हुई। वो पत्थर वहीं पर गिर चुके थे, लेकिन अब उसकी उंगलियों के बीच हाथ सख्त। लेकिन जब मैंने उंगलियां खोली मुझे पत्थर दिखे। तब मैं हैरान हो गया था, एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया था। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर इसकी उंगलियों के बीच। अभी अभी तो इसकी उंगलियां नरम थी, कलाई नरम थी, इसीलिए तो मैं छोटे छोटे लकड़ी के हिस्से इसकी कलाई पर फंसा रहा था। अब कलाई भी सख्त हो गई है। वो पत्थरों को मैंने लिया और फिर मैं अपने उस दोस्त को देखकर सोचने लगा, ये कैसे? ये कमाल कैसे हो गया? लकड़ी अपने आप सख्त हो गई क्या? तभी उसने अपनी उंगलियां जैसे ढीली की हो, नीचे की तरफ हाथ लटका। मैं घबरा गया था। ये क्या हुआ? अभी हाथ सख्त था, फिर से ढीला हो गया। ये क्या चल रहा है? क्या है ये? मैं समझ ही नहीं पाया। फिर से जब थोड़ा सा हाथ हिला तब मेरे दिमाग में आया, जैसे मेरा ये दोस्त, ये डॉल, ये स्कैरक्रो हिल पा रहा था, अपने आप हिल रहा। अपनी कलाई को वो सख्त कर सकता था, ढीला कर सकता था, और मैं अपनी आंखों से ये देख पा रहा था। लेकिन ये कमाल कैसे हुआ? कैसे हुआ ये कमाल? मैं डरकर वहां सीधा भागा अपने घर की तरफ। मैं जैसे उसे देख ही नहीं पाया। मुझे लगा कोई भूत यहां पर आ गया होगा। घर पहुंचकर मां को यह बात मैं बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अब तक मुझे भी कुछ पक्का नहीं था। मां को बताता तो वो इस स्कैरक्रो को यहां से बाहर कहीं फेंक देते। मेरे पिता शायद उसे काट डालते, क्योंकि वो मुझे डरा सकता था। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। 2 दिन बाद हिम्मत बनी, अपने दोस्त से बात करने की कोशिश मुझे करनी ही थी, क्योंकि मेरा कोई और दोस्त नहीं था। उससे बातें करनी मुझे अच्छी लगती थी, भले ही वो एक स्कैरक्रो, एक डॉल थी जो जवाब नहीं देता था। बस मैं पागलों की तरह बोलता रहता था, लेकिन फिर भी उसे अपना दोस्त मानता था मैं। अब मैं उस स्कैरक्रो के सामने था, वो बड़ी सी डॉल जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा। वहां खड़ा होकर अब सीधा मैं उससे बात कर रहा। देखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं, तो दोस्त के नाते तुम्हें मुझे एहसास दिलाना होगा, मुझे सच बताना होगा। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, और अगर ऐसा होता रहा तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुमने हरकत की, मुझे सच जानना है। क्या ये हरकत तुमने की है या अपने आप किसी तरह हो गई? क्या तुम अपने हाथ को हिला सकते हो? अगर हां तो जरा सा हाथ हिला कर दिखाओ। मेरी आंखों के सामने वो डॉल ने अपना हाथ हिलाया, जरा सी उंगली हिलाई, और मैं घबरा गया। जिसके बाद मैंने पीछे हटते हुए एक और सवाल किया, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? अपना हाथ हिलाओ तो मैं मान जाऊंगा। उसने अपना हाथ नहीं हिलाया। तब मन को थोड़ी सी तसल्ली मिली। फिर मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, एक पक्का दोस्त? अगर हां तो अपना हाथ या उंगली हिलाना। उसने अपनी उंगली हिलाई, और अब तो साफ था, वो जवाब दे रहा है, साफ साफ जवाब दे रहा है। यानी मेरा दोस्त, जिसे मैंने लकड़ी, बुरादा, ऐसी चीज़ों से बनाया है, वो मुझे जवाब दे सकता है। ये बात एक पल के लिए मुझे अच्छी भी लगी थी, फिर मुझे घबराहट भी होने लगी थी कि ऐसी चीज़ हरकत कैसे कर सकती है। फिर अगला सवाल बहुत अजीब था, क्या तुम कोई भूत हो? सच सच बताना। उसने अपना हाथ नहीं हिलाया। उसके बाद मैंने सवाल किया, तो तुम क्या हो? तुम ये गुड़िया ही हो, ये स्कैरक्रो, ये बड़ा सा गुड्डा जो मैंने बनाया हुआ है? क्या तुम्हें जान आ गई है? उसने अपनी उंगली हिलाई, और उसके बाद मैं सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? हम इंसान छोटे होते हैं जब पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, इसीलिए हमारे अंदर जान होती है। सभी जानवर जो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें जान होती है। इस तरह से लकड़ियों को जोड़कर अगर ऐसा गुड्डा बनाया जाए, उसमें भी जान हो सकती है। यह सवाल का जवाब ना तो मेरे पास था, ना उसने कोई जवाब दिया।
लेकिन वो हरकत करके मुझे यह बता सकता था कि उसमें जान है, वो मेरी बातें सुन सकता है। मैं अब उसके पास जाकर बैठ गया और उसको सवाल किया था, तो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? बिल्कुल सच बोलना। उसने कोई हरकत नहीं की। उसके बाद मैं अब उस पर भरोसा करने लगा था, उसे अपना दोस्त मानता था। उससे मैं बातें करने लगा, लेकिन इस बार बातें एक तरफा नहीं हो रही थी। उससे मैं जवाब मांग सकता था कि ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी या नहीं लगी, ये बात तुम्हें अच्छी लगी या नहीं लगी। वो जवाब देता था, हाँ अच्छी लगी, हाँ अच्छी नहीं लगी। इस तरह अगले एक हफ्ते तक मैं उससे जवाब मांगता, वो जवाब देता। एक तरफा दोस्ती नहीं रही थी। मुझे खुशी होती कोई ऐसा है जो मेरी बातों का जवाब देता है, और एक हफ्ते में मेरे अंदर का डर भी खत्म हो चुका था। मेरा दोस्त मुझे नुकसान थोड़े ना पहुंचाएगा, जवाब दिया तो करता है, लेकिन अब वो अपनी दोनों बाजुएं और अपने हाथों को हिला सकता था, मुझसे बातें कर सकता था। कोई चीज़ उसके हाथ में मैं पकड़ाता, वो पकड़ लेता, मुझे भी वो पकड़ा दिया करता। इस तरह से मैं हंसा करता, लेकिन वो सिर्फ हिलकर ही जवाब दिया करता। वहां पर मैं चेस लेकर आया था, यानी कि शतरंज। उससे पूछा मैंने, तुम्हें खेलनी आती है? उसने ना कहा था। अपना सर हल्का हल्का हिलाने लगा था। मैंने उसे शतरंज सिखाई। एक हफ्ते में वो सीख गया और मैं उसके साथ शतरंज खेला करता। और भी कई गेम्स थी जो किसी के साथ खेली जाती थी। मैं अकेला होता, माँ के साथ खेलना चाहता, माँ घर के कामों में बिजी रहती, लेकिन मेरा दोस्त अब मेरे साथ खेला करता था, मुझे जवाब दिया करता, और मुझे अकेलेपन का जरा भी आभास नहीं हुआ करता था। उसके बाद 1 महीना और बीत चुका था। अब वो अच्छे से हिलजुल सकता था, अपने हाथ से शतरंज के उन प्यादों को आगे पीछे कर सकता था, अपना सर हिला सकता था, अपनी आंखें जो कि पत्थर की बनी हुई ऊपर नीचे कर सकता था। मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देख सकता, लेकिन वो बोल नहीं सकता था, पूरी तरह से जैसे एक मुर्दा, लेकिन लकड़ियों का बना हुआ, जो बोल नहीं सकता, जवाब दे सकता है। लेकिन मेरा दोस्त है, मुझसे अच्छा व्यवहार किया करता था, मैं उससे बातें किया करता, वो मुझसे इशारों में पूछा करता, घर पर क्या करते हो? यहाँ आसपास तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है? मैं उसे बताता, कोई मेरा दोस्त है ही नहीं, सब तिरस्कार करते हैं, गांव में भी। और वो कहने लगा था, जिसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, मैं उसका बदला लूँगा। मैं मुस्कुराकर कहता, अरे तुम तो एक लकड़ी के मुर्दे हो, एक लकड़ी के गुड्डे हो, तुम क्या बदला लोगे? वो कहने लगा था, बस कुछ समय और, मेरा शरीर थोड़ा जकड़ा जकड़ा सा है, धीरे धीरे मेरा शरीर चलने लगेगा, फिर मैं बदला लूँगा। वो अब लिख सकता था, लिख कर मुझे जवाब देता। इस तरह से अब तो अच्छे से बातें होती। मैं पढ़कर जल्दी उसके पास पहुंच जाता बातें करने के लिए। वो मुझे कई ऐसी बातें बताता जो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब वो कभी नहीं देता कि वो तो एक लकड़ी का गुड्डा है, उसमें जान कैसे आ गई। इस बात का जवाब वो कभी नहीं दिया करता था। नाराज़ हो जाता जब मैं उससे ये सवाल पूछता, लेकिन वो मुझे वादा कर चुका था, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कोई बुरा गुड्डा नहीं हूँ, बुरा स्कैरक्रो नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेकिन तुम्हारा दोस्त एक दिन जब वो अच्छे से चलने भी लगा था, उसने मुझे कहा, मुझे गांव लेकर जाओ, मुझे गांव देखना है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर घर कैसे होते हैं, बड़े बड़े घर मैं देखना चाहता हूँ। मैंने उसका मना किया, नहीं नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, उन्होंने मेरे खरगोश को मार दिया था। अगर उन्हें पता लगा कि तुम मेरी पीठ पर टंगे हो, भले ही तुम हिल नहीं सकते, उन्हें इसके बारे में ना पता हो, वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? उसने कहा, नहीं छीनेंगे, मुझे बस उस गांव तक लेकर जाओ। मैं अपनी पीठ पर टांग कर उसे गांव लेकर गया था। ये वक्त शाम का होगा, अंधेरा भी हुआ नहीं था। वो ग्राउंड के पास मैं उसे बच्चों को दिखा रहा, अपने साथ में उसे रख लिया था। मैं दिखा रहा, वो देखो वो बच्चे हैं, पहले अच्छे से बुला रहे थे, बाद में जैसे बड़े बच्चे आए
उन्होंने कुछ उनके कान में भरा, जिसके बाद वो मुझसे अच्छे से बात नहीं किया करते थे। बड़े अजीब व्यवहार करने लगे। मेरे दोस्त बनने के बाद मुझसे दूर हो चुके थे। एक एक करके गांव के उसे घर दिखाने लगा, पीठ पर उसे टांग कर, जिसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ था। मैंने गांव में घूमता। कुछ लोग मेरा मजाक बनाते, कुछ लड़के थे जो मुझे कुछ तंग करते, लेकिन मैं नज़रें झुकाकर वहाँ से निकल जाता। मेरा दोस्त हाथ मारकर मुझे जैसे इशारे करता, लेकिन वो ढका हुआ था। मैं उसे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाता, उससे कुछ सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसे मैंने गांव में अच्छी तरह से घुमाया, जिसके बाद मैं उसे वापस ले आया। उसी घर में उससे अब बातें कर रहा और वो बहुत ज़्यादा खुश था। कह रहा कितना अच्छा गांव था, वहाँ तो चमकीली चमकीली चीज़ें पड़ी हुई थी, अच्छी अच्छी किताबें पड़ी हुई थी। वो किताबों को पढ़ा जा सकता था। कहानियों वाली वो किताबें उस दुकान पर रखी थी। मैंने उसको कहा, हाँ, वो किताबों को दूर से देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, लेकिन उन्हें खरीद नहीं पाता। मेरे पिता गरीब है ना। मेरा वो दोस्त मेरी बातें सुनकर थोड़ा सा निराश हो गया, लेकिन जब मैं उसके पास अगले दिन गया, उसके हाथ में वो किताब, मुस्कुरा रहा, मेरी तरफ देख रहा। मैंने उससे सवाल किया, ये क्या, ये किताब तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने कहा, मेरे लिए लेकर तो आए हो, लेकिन तुम ये किताब कैसे ला सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई रकम भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल खाली हो ना, फिर भी किताब कैसे ले आए? वो कहने लगा, सवाल मत पूछो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये किताब तुम पढ़ना चाहते थे, रख लो इसे, घर ले जाओ। मैंने कहा, घर तो ले जाऊंगा, अगर माँ को पता लगा कि मैं कहानियों वाली ये किताब घर लेकर आया हूँ, वो सवाल पूछेंगी। यहीं पर इस किताब को रखे रहो, यहाँ आकर मैं पढ़ा करूँगा, तुम्हें भी पढ़ाऊँगा, मैं सुनाऊँगा कहानी। वो खुश हो गया। अगले 2-3 दिनों तक वो किताब को मैं पढ़ता रहा। वो समय समय पर अलग अलग किताबें मेरे लिए लाता, खिलौने लेकर आने लगा था, ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद थी, वो लेकर आता, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। वो ये चीज़ें कहाँ से ला रहा है? जंगल में ये चीज़ें मिलती हैं? वो मुस्कुरा दिया करता। लेकिन उसके बाद मेरे पिता ने एक बार मुझसे एक बात की जो मेरे दिमाग में जैसे अंदर तक चली गई। जब मैं खेतों में अपने पिता के साथ थोड़ा काम करवा रहा था, फसल की बुआई का समय था, मेरे पिता ने कहा, एक तो गांव में चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, तुम्हें पता है गांव में कितनी चोरियां हुई हैं, इसलिए हमें इस जगह थोड़ा ध्यान रखना होगा। हमें एक बड़ा स्कैर क्रो बनाना होगा जो खेतों के बीच में लगाना होगा, ताकि कोई भी यहाँ ना आए। यानी सिर्फ पंछी ही नहीं, बल्कि कोई इंसान भी इधर आए, उसे लगना चाहिए कि कोई इंसान बीच में खड़ा है, थोड़ा हवा के कारण हिलने वाला। मेरे पिता की बातों ने मुझे थोड़ा डराया। मैंने गहराई से पूछा, क्या चीज़ें चोरी हो रही हैं गांव में? पिता ने कहा, कई लोग कह रहे थे कि जैसे दुकानों से किताबें गायब हो रही हैं, खिलौने गायब हो रहे हैं, और भी काम की चीज़ें गायब हो रही हैं, लेकिन चोर रात को चोरी करता है, पकड़ा ही नहीं जाता, किसी को पता ही नहीं चलता। मैं हक्का बक्का था। मेरे दिमाग में अब पूरी की पूरी कहानी घूमने लगी थी। मैं समझने लगा था कौन हो सकता है जो गांव में चोरी करता है। मैं वो शाम के वक्त अपने उस दोस्त के पास गया था, लकड़ी का वो मुर्दा। मैंने उसको गुस्से में कहा था, तू चोरी करता है, तुझे समझ में नहीं आता, चोरी करना गलत होता है। जब मैंने तुझसे सवाल पूछा था, तूने जवाब नहीं दिया था, यानी तू झूठ बोल रहा था, तूने गांव में घरों के अंदर से चोरी की। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं उसे चोरी नहीं मानता, कोई इंसान करे तो वो चोरी होती है, मेरे लिए वो चोरी थोड़े ना है। मैं वहाँ से वो चीज़ों को उठाता हूँ, लेकिन कोई मुझे देख ही नहीं पाता। मैं बस ज़मीन पर लेट जाता हूँ, मैं लकड़ी का ढेर बन जाता हूँ, कोई पहचान नहीं पाता, मैं चुरा कर ले आता हूँ। अब एक गूंज मुझे उसके सर से सुनाई दी। ये पूरे शब्द मैंने सुने थे, पढ़े नहीं थे, जैसे वो लिख कर बताता था। अब वो बोल भी सकता था, गूंज अपने मुंह से निकाल सकता था बिना ज़बान के। मैं समझ नहीं पाया कैसे, लेकिन अब वो बात कर सकता था। मुझे दुख भी था, खुशी भी थी। वो अजीब था, वो डरावना था। मैं उस पर ज़्यादा दिन गुस्सा रह नहीं पाया, लेकिन एक दिन मेरे पिता जब उस घर के अंदर आए,
उन चीज़ों को देखने लगे। मैंने कई चीज़ें छिपा दी थी, लेकिन वो लकड़ी का मुर्दा मैं उसे कहाँ छिपाता। मेरे पिता वहाँ उसे देखकर कहने लगे, ये तुमने बड़ा अच्छा बनाया है, बिल्कुल असली जैसा लगता है, जैसे मांस हो। ये क्या पत्ते लगाए हैं, असली जैसे लगते हैं। वाह, ये तो एक असली इंसान बन सकता है। अगर इसे हम खेतों में लगाएं तो कौवे वगैरह वहाँ से डरकर भाग जाएंगे, और कोई चोर वोर आया तो उसे भी लगेगा कोई इंसान ही है। मैं हिलने वाले लिफाफे इसके ऊपर टांग दूंगा, जिससे कोई यहाँ आए उसे ये असली लगे। मैंने पिता को कहा, नहीं पिताजी, ये मेरा दोस्त है, मैंने बनाया है, यहाँ रखेंगे इसे। मेरे पिता कहने लगे, अब स्कैरक्रो बनाने का समय नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इतना अच्छा मैं बना नहीं सकता। तुम ऐसा करो, कोई और बना लो, ये मुझे दे दो। मैं अपने पिता को मना कैसे करता। मेरे पिता मेरी खुशी के लिए हर चीज़ मुझे दे दिया करते थे जो उनके पास था। पुरानी घड़ी, जो भी अच्छी चीज़ वो मुझे दे दिया करते। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था उन्हें अपनी पसंदीदा चीज़ देना अगर वो मांग रहे हैं। तो मैंने अपने वो लकड़ी के मुर्दे को अपने पिता को दे दिया। उन्होंने खेत के बीच में उसे टांग दिया। छोटे छोटे और स्कैरक्रो बनाए, लेकिन वो बिल्कुल असली लगता था। पिता बहुत ज़्यादा खुश। आसपास कोई कौवे आते नहीं थे, वो हवा के कारण बहुत ज़्यादा हिलता था। मेरे पिता कहा करते, तुमने बनाया ऐसा है कि हवा के कारण वो ज़्यादा हिलता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे खुद हरकत कर रहा हो। मैं अपने पिता को कैसे बताता, वो सच में हरकत किया करता था। कौवों को आसपास बैठने नहीं देता, वो तो दूर से छोटे छोटे कंकड़ मारने लगता, छोटी छोटी लकड़ी के हिस्सों को फेंक कर मारता। कौवे तो आसपास आते तक नहीं थे। पिता भी खुश थे, लेकिन मेरा दोस्त खेतों के बीच था। अब उस घर में उससे बातें मैं कर नहीं पाता था। लेकिन अब रात के 8-9 बजे घर से मैं बाहर निकलता, पिता को कहकर कि मैं पीछे वाले घर में जा रहा हूँ, अब वहाँ मैं लाइट्स लगाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता कहते, ठीक है, हमारी ज़मीन के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। मैं अपने खेतों में ही जाता था, अपने लकड़ी के मुर्दे से बातें करने के लिए। वो कहता कि तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ लगा दिया है, तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है, यहाँ से कहीं मैं जा नहीं सकता। मैं अब वहाँ उससे बातें किया करता, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। गांव में जैसे कुछ लोगों का आपसी झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस झगड़े में मेरे पिता को भी बेवजह घसीटा जा रहा था, क्योंकि मेरे पिता की फसल अच्छी जा रही थी, लेकिन गांव वालों की फसल खराब हो रही। मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगाए गए, कई और लोगों पर लगाए गए जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। गांव में कई घरों को आग लगाई गई थी, कई की फसल जलाई गई। और रात के वक्त जब मैं अपने उस लकड़ी के मुर्दे से मिलने के लिए जा रहा, हमारे खेतों में किसी ने आग लगा दी। फसल धू धू करके जल रही। जब मैंने अपने पिता को बताया, मेरे पिता भी रोते रोते बाहर निकले। बहुत बड़ा फसल का हिस्सा जल गया, लेकिन कुछ हिस्सा हमने बचा लिया। बीच में फसल को काट डाला ताकि आग आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जिस हिस्से में आग लगी थी, मेरा लकड़ी का मुर्दा जलकर खाक हो गया। लकड़ी का था, इसीलिए जल गया, कोई हिस्सा तक ना बचा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैं अपने पिता से ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे दूर जा चुका था। मेरे मन की सारी तमन्नाएं धू धू करके जल चुकी थी। अगली सुबह वो राख में मैंने जैसे वो लकड़ियां ढूंढने की कोशिश की। उसे पूरा लकड़ी का बनाया था, उसे बचाया नहीं जा सका। राख में हिस्से तक ना मिले। जैसे इंसानों की हड्डियां होती हैं, उसकी तो लकड़ी थी जो बच नहीं पाई। बहुत ज़्यादा रोया था मैं, बहुत ज़्यादा। 2 दिनों तक मैं ऐसे रोता रहा जैसे कोई अपना मुझसे दूर हो गया हो। मेरा दोस्त मुझसे दूर जा चुका था। क्या बिगाड़ा था मैंने दुनिया का, लेकिन दुनिया ने मेरा इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया। गांव वालों ने मुझसे मेरा दोस्त दूर कर दिया था। तीसरी रात मैं अपने कमरे में ही था। नीचे वाला कमरा मेरा था, साथ वाले कमरे को हमने स्टोर बनाया हुआ, और ऊपर वाले कमरे में मेरे मम्मी पापा रहा करते थे। मेरे उस कमरे की खिड़की में जैसे कुछ टकराया हो, कोई भारी चीज़। पूरी खिड़की हिल गई थी। मैं थोड़ा डरा, क्योंकि हालात ऐसे थे। गांव में कई घरों को आग लगाई गई थी, हमारे खेत को आग लगाई थी। कोई बाहर तो नहीं। 2 बार जब खिड़की पर किसी ने हाथ मारा
मैं तो डर गया, लेकिन फिर भी मैंने खिड़की की एक तरफ से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर कुछ भयानक सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा बड़े आकार का मुर्दा हो। उसके ऊपर कई पत्ते चिपकाए गए हों, जैसे कोई भूसा चिपकाया गया हो, बुरादा चिपकाया गया हो, भयानक सा दिखने वाला। और उसने आवाज लगाकर कहा था, मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल से वापस आया हूं, मैं वापस आ गया। ये आवाज पहचान में नहीं आ रही, लेकिन शब्द पहचान में आ रहे। कहीं ये मेरा दोस्त तो नहीं। मैंने खिड़की खोली। जैसे ही उसे देखा, अब मैं साफ साफ उसे देख पा रहा था। उसका जो कद था ना, वो 7 फुट का था। भयानक सा लग रहा था वो। उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। मैं सिर्फ इसलिए नहीं डरा क्योंकि मैं ऐसी चीज पहले भी देख चुका। उसको देखते ही मैंने कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम हो? मुझे लगा तुम जलकर खाक हो गए, लेकिन तुम बच गए। उसने कहा, मैं जल तो पूरा गया था, लेकिन फिर से अलग जगह से जुड़कर मैं वापस आ गया। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। अब मुझ में बहुत फर्क आ चुका है। बताओ किसने जलाया था? बताओ किसने जलाया था मुझे? वो खेत को किसने जलाया? मैंने उसको कहा, मुझे नहीं पता। गांव वाले आपस में झगड़ रहे थे। वहां कई घरों को आग लगाई गई, हमारे खेत को आग लगाई। मुझे नहीं पता किसने। ये बात सुनकर वो वहां से चला गया। मुझे नहीं पता वो कहां गया, लेकिन वो रात इतनी भयानक। गांव में कई घरों को आग लगी थी। उसके बाद गांव वाले आपस में झगड़ रहे, लेकिन किसी ने देखा था कोई घर को आग लगाकर हमारे खेतों की तरफ भाग रहा। बड़े से जैसे कपड़े पहन रखे हों उसने। मेरे पिता को अगली सुबह बाहर बुलाया गया घर से, और गांव से कई लोग आए थे। वो कह रहे, तुम्हारे खेत की तरफ भागा है, शायद तुम्हें पता है वो कौन होगा। मेरे पिता ने कहा, मुझे नहीं पता कौन हमारे इस खेत की तरफ आया होगा। कोई भी कपड़े बदलकर, मुंह ढककर ऐसे घूम सकता है। उनका शक मेरे पिता की तरफ था। लेकिन वो दिन तो गुजर गया, वो रात और भयानक। जैसे कई खेतों की रखवाली करने के लिए लोग खेतों में गए होते, उनमें से 2 को ऐसे मारा गया कि उनकी लाश एक बड़े से डंडे पर लटका दी गई थी। पांव तोड़ दिए गए थे, आंखें निकाली गई थी, और आंखें मांस के टुकड़े निकालकर नीचे छोटी सी गुड़िया बनाई गई, जिसे मिट्टी में रखा गया था। 2 लाशें मिली और ऐसे छोटी सी गुड़िया। गांव वाले डर गए थे। ऐसा तो कोई बेरहम ही कर सकता है। किसने किया होगा ऐसा? मैंने अपने वो दोस्त को भी नहीं देखा। शाम के वक्त अपने उस घर में गया था, वहां वो मौजूद नहीं था। लेकिन आगे आने वाले कई दिनों तक खेतों से कुछ ऐसा निकलता। लोग बताते कि बड़े बड़े कपड़े उसने पहने होते, पत्ते जैसे शरीर पर लगाए होते, कद 7 फुट का, और वो पीछा करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ लोग बचे थे उसके हाथों से। वो मारता है और मांस को उधेड़ता है, आंखों को निकालता है, छोटी गुड़िया बनाकर लाश के साथ नीचे रख देता है, ये सबूत देने के लिए कि उसने मारा है। दहशत हो गई थी आसपास, दहशत। अब मेरे पिता भी घर से मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे। उनका मानना था कुछ ना कुछ शैतानी शक्ति है जो यहाँ पर घूमती है। मेरे पिता भी घबराए हुए, सब लोग घबराए हुए, और लाशें गिरती जा रही थी। खेतों के अंदर से लाशें मिलती, जानवरों की, इंसानों की, और भयानक रूप से काट कर उन्हें मारा गया होता। गांव के अंदर भी एक ऐसे ही लाश के चलने की बातें सबको सुनने को मिल रही। वो लाश थी जैसे कोई स्कैरक्रो हो, सड़ा हुआ मांस हो उसका, ऐसे चलता है, कदमों की आवाज आती है। सब दहशत में थे, लेकिन मैं जानता था वो क्या है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा। एक रात जब मैं अपने घर से निकला था, मुझे पता था मुझे उससे कोई डर नहीं है। मैं वो छोटे घर तक पहुंचा, वहां आवाजें लगाने लगा, मेरे दोस्त, मुझे बस तुमसे बात करनी है, यहां पर हो तो मुझसे मिलने के लिए आओ। वो मेरी आंखों के सामने आया। उससे बदबू आ रही थी, मांस की बदबू, खून की बदबू, भयानक दिख रहा। लेकिन मेरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मुझे जलाया गया, मुझे तड़पाया गया,
तुमसे दूर किया गया, मैं सबसे बदला लूँगा, मैं सबसे बदला लूँगा। मैंने उसको कहा था, बदले की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मत करो, बदला खत्म हो गया, अब यहाँ पर रहो मेरे दोस्त बनकर। उसने कहा, तुम्हारा दोस्त बनकर यहाँ पर सिर्फ रह नहीं सकता, दोस्त ज़रूर रहूँगा, लेकिन मुझे बाहर निकलना होगा। अब मुझे पता है मेरी ज़िंदगी का काम क्या है। तुम कहा करते थे ना, इंसानों की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। मैं तो लकड़ी का मुर्दा था ना, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। अब मुझे मकसद भी मिल गया। यहाँ मैं अपनी वो अधूरी इच्छा पूरी करूँगा। मुझे मांस चाहिए, मुझे खून चाहिए, मैं वो इंसानों से लूँगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं वादे के अनुसार कोई नुकसान कभी नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने उससे बहुत झगड़ा किया था, उसे पकड़कर खोलने की कोशिश की। वो जैसे रस्सियों से लपेटा गया लकड़ी पर मांस था। कैसे वो दोबारा जिंदा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे रोक रहा। वो मुझसे लड़ नहीं रहा, लेकिन मुझसे बच रहा। छोड़ दो मुझे, जाने दो, रोको मत। तभी मेरे पिता मुझे ढूंढते हुए वहां पर आ गए। मेरे पिता ने यह देखा और उन्हें लगा जैसे मेरा वो दोस्त, वो लकड़ी का मुर्दा, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। मेरे पिता ने उसके हाथों मुझे खींचा, फिर तेज धार हथियार से उस पर वार किए। एक हाथ का टुकड़ा काटा था और वो गुस्से में मेरे पिता को मारने के लिए तैयार। मैं उसे रोकना चाहता था, रोक नहीं पा रहा। मेरे पिता के शरीर पर उसने कई वार किए थे। वो मेरे पिता को मार देना चाहता था। तब मुझे लगा था उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसे जलाना होगा, उसे खत्म करना होगा। उस छोटे घर का दरवाज़ा बंद करके मैंने उसे अंदर रोका। मेरे पिता को बाहर ले आया था, जो बहुत जख्मी थे। वो घर को मैंने जला डाला था। उसकी वो चीखें भयानक थी। वो कह रहा, तुमने मुझे जलाया है, अब मैं सबसे बदला लूँगा। तुम मुझे मार नहीं सकते। जैसे मुझे पहले जलाकर मारने की कोशिश हुई, मैं मर जाऊँगा, लेकिन एक खास दिन उठूँगा। शायद दोबारा मैं उठूँगा, मैं फिर से आऊँगा बदला लेने के लिए। और इंसानी मांस चाहिए मुझे, इंसानी खून चाहिए मुझे, वो मैं लेकर रहूँगा। अब से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मैं अपने पिता को वहाँ से लेकर निकल आया था। माँ को पूरी सच्चाई बताई। पिता को लेकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो राज हमने अपने परिवार तक रखा। मेरे पिता का मानना था, अब हम वहाँ नहीं रह सकते। ज़मीन के नीचे से कालापन निकलता है, जो फसलों को काला कर देता है। ज़मीन उपजाऊ नहीं रही। कुछ दिनों में हमारी फसल गल चुकी थी। पिता जब अस्पताल से बाहर आए, दोबारा वो लकड़ी का मुर्दा नजर नहीं आया, लेकिन मेरे पिता ने ज़मीन बेचकर वहाँ से दूर घर ले लिया। अब हम वहाँ से दूर आ गए। लेकिन अगले साल वही तारीख जब हमारी फसल जली थी, खबरें आने लगी। वहाँ लोगों की लाशें मिल रही हैं। एक छोटी गुड़िया मिलती है जो आंख और मांस से बनी होती है, पैरों में पड़ी होती है वो लाश के। कोई स्कैर करो, कोई लकड़ी का मुर्दा सा बना हुआ लोगों को मारता है। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, वो उनको मारता है। उसे काटने की कोशिश करो या कुछ भी करने की कोशिश करो, वो मरता नहीं, अपने शरीर को फिर से जोड़ लेता है। उसे रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो लाशों का सिलसिला थमा उस दिन, पिछले साल जिस दिन मैंने उसे जलाया था। इतने दिनों तक वहाँ दहशत रही, फिर पूरा साल सन्नाटा। अगले साल फिर से जैसे उस जगह एक शाप बन गया। वो शाप, वो खास दिन जब वो उठता है, 7 दिनों के लिए जिंदा हो जाता है और मारता है लोगों को। ऐसे मारता है तड़पाकर उन्हीं खेतों के अंदर से। कैसे जिंदा हो जाता है कोई नहीं जानता। ये जवाब मेरे पास भी नहीं है कि लकड़ी का वो गुड्डा, लकड़ी का मुर्दा कैसे बन गया था। लेकिन वहाँ से दूर हम सुरक्षित हैं, मुझे तो यही लगता है।